अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। तुर्की और शाम में जल्जले से मरने वालों की तादाद 14,000 तजावुज़। तुर्की में फिर एक नया जल्जला। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। मुसलमानों को हर शोबे में हयात में जिंदगी देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। कोत्तागोड़ियम में 57.60 लाख रुपए मालियत का गांजा जब्त, 2 स्मगलर गिरफ्तार। लोकसभा में अडानी पर राहुल गांधी के बयान में कुछ भी गैर पार्लिमानी नहीं, ऐवान में खड़गे का दो टोक जवाब। कांग्रेस ने पार्लियामेंट राहुल गांधी को लोकसभा सेक्रेटरीट के जरिए दिए गए नोटिस पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एतराज जाहिर किया है। राज्यसभा में हस्ब मुखालिफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज कहा है कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सनअतकार गौतम अडानी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान रिश्तों के बारे में जो कहा, इसमें कुछ भी गैर पार्लिमानी नहीं था। The undemocratic, unparliamentary words expunged of my remarks in regarding to our speeches on motion of thanks from the President of our Lok Sabha. Sir, the remarks which I made, they are parliamentary, within the parliamentary working, and Rajni Patil unnecessarily, she has been suspended under the pressure of government, and government always they wanted to suspend the local members. One second. Particularly in that, One second. Please, 1 second. She has not spoken. Please, 1 second. The House would Please. have listened to her. Leader of the opposition, I request you, you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. No. You were not in favor of suspending. श्री जवाहर सरकार टीकमगढ़ ने जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी को दुरुस्त ठहराया। तरीक़ेकार को चैलेंज करने वाली अर्जी खारिज। जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी के तरीक़ेकार को चैलेंज करने वाली अर्जी आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदी के अमल को दुरुस्त ठहराया और साथ ही कहा है कि दिफा 370 के गैर फ़ाल होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तश्कीलों का और इसके आस पास ज़ेर इल्तिवा इस समाअत में अदालत उज़्मा ने इस पहलू पर गौर नहीं किया। हमने हदबंदी कमीशन को यकसर मुस्तरद कर दिया है, महबूबा मुफ्ती का बयान। पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमने हदबंदी कमीशन को सिरे से ही मुस्तरद कर दिया हुआ है, लिहाजा हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके बारे में अदालत क्या फ़ैसला आता है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि असम्बली नशिस्तों में अज़सर नौ हदबंदी दरअसल इंतखाबात में धांधली का एक अमल है जो इलेक्शन से पहले अंजाम दिया जाता है। बता दें कि अदालत उज़्मा ने पीर को जम्मू कश्मीर में असम्बली और पार्लिमानी नशिस्तों की अज़सर नौ हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। कठिन हालात है, लोग परेशान हैं। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमने डिलिमिटेशन कमीशन को पहले ही सिरे से खारिज किया हुआ था और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 370, वो सारा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है लगा हुआ है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जब उस पर फैसला नहीं हुआ तो डिलिमिटेशन जायज़ कहाँ से हो गई? तो ये तो हमारी नज़रों में जायज़ नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली लोगों की जो आखिरी उम्मीद है वो कोर्ट्स होते हैं। तो कोर्ट्स में कभी कभी ऐसे फ़ैसले आते हैं जिससे इंसान मायूस होता है, नाउम्मीद होता है। और पहले एक ज़माना था इंदिरा जी के वक्त में जब इमरजेंसी लगी थी, तो उस वक़्त के इलाहाबाद कोर्ट ने उस वक़्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी के ख़िलाफ़ दिया था फ़ैसला, उनको अनसीट किया था। और आज ये हालत ये है कि ख़ुद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के मुताबिक
कि जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं वो ज़मानत देने से भी घबराते हैं, तो फ़ैसला वो क्या करेंगे। इसलिए बहुत अफसोस की बात है। और जो डिलिमिटेशन है ये इलेक्शन से पहले एक रिगिंग की गई है, जो बीजेपी के हक़ में जो मेजॉरिटी सीट्स थी उनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया, माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी में, अनंतनाग की सीट को राजौरी के साथ मिला गया, और ऐसी तहस नहस सब कुछ किया गया जिसका कोई जवाब नहीं बनता। और आज जो कोर्ट का फैसला आ गया, इस पे जो मुहर लगाई, मैं समझती हूँ वो काफ़ी मायूस कुन है। अडानी मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा, जेपीसी जांच पर अपोजिशन बजर, राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी। राज्यसभा की कार्रवाई अडानी मामले को लेकर अपोजिशन अरकान के नारेबाजी के दरमियान 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आपको बता दें कि बजट सेशन का दूसरा इजलास 13 मार्च से शुरू होगा। कायदे हस्ब अख्तलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर के ख़त्म होने के बाद अपोजिशन के अरकान ने पार्लियामेंट में हंगामा किया। इसके अलावा अपोजिशन अडानी बहरान के मामले पर जेपीसी के मुतालबे पर अटल हुई है। And you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. No. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is acting under pressure. How can that be countenanced? You make it outside, you make it inside the house. No, sir. Sorry. 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 No. No. I hereby name Raghav Chadha, मोदी अडानी भाई भाई, Mr. Pathak, मोदी अडानी भाई भाई, Sanjay Singh, जी सर, यस सर, Mr. Ketkar, जी, Imran Pratapgadi, PD Netam, let us not ridicule this temper to that level. जो आचरण कर रहे मिस्टर शंकर सिंह गोहिल, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर अरोड़ा, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चेयर पे, आप बड़े चेयर पे बैठे हो, एक महिला का जिसका कोई इंटेंशन नहीं, आप पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए। एक बताऊं, सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि अगर जो मैंने आंखों से देखा है प्राइमरी मटेरियल के अंदर, आप स्तब्ध रह जाएंगे। आई हैव टेकन द मोस्ट लीनियंट कोर्स। सुनिए सुनिए, जो कुछ देखा है, हाउस में वीडियो पहले भी बना है, जो कुछ देखा है, मुझे मजबूर मत कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए वो सब कहने के लिए कि कैसे किया गया, किसने किया गया। The House stands adjourned to meet at 11:50 a.m. today. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के दौसा में तकरीबन 1400 किलोमीटर तवील दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। एक्सप्रेस वे के 246 किलोमीटर के दिल्ली दौसा लिसो सेक्शन की तकमील के साथ दिल्ली से जयपुर का सफ़र का वक्त 5 घंटे से कम होकर तकरीबन 3.5 घंटे रह जाएगा। इस सड़क की तामीर से पूरे खत्ते में इक़्तिसादी तरक्की के मौक़े में इजाफा मुतवक्को है। मुश्तरका खालिस्तान के दौसा के गाँव धनावर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, मुताले से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी ज़्यादा सरमायाकारी का बाज़ बनती है। सबका साथ सबका विकास कौम के लिए हमारा मंत्र है, हम इस पर अमल करते हैं। काबिल हिंदुस्तान इसने रिमोट का बटन दबाकर रास्ते का इफ्तिताह किया। पीएम ने एक्सप्रेसवे को तरक्की पजीर हिंदुस्तान की चमकती हुई तस्वीर करार दिया है। किसी के साथ नहीं जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद ने मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बहुजन समाज लीडर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस बार मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात लड़ने का इरादा कर लिया है। NDTV ने खुसूसी बातचीत में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हम यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। जब तक किराए के मकान थे हम इन्हें वहाँ रख कर भी बहुजन समाज के लिए काम कर रहे थे। अब हमारा अपना घर है, हमारी पार्टी का मकसद बहुजन समाज के लिए काम करना है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इतवार को भोपाल के दशहरा ग्राउंड में एक रैली भी की। रैली से खिताब करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हमारा मकसद अपने समाज के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ना है। मुसलमानों को हर शोबे हयात में नुमाइंदगी देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को हर शोबे हयात में मुनासिब नुमाइंदगी देने का ऐलान किया है। असेंबली बजट इजलास के आखिरी दिन अपने तवील खिताब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबर उद्दीन ओवैसी के इस बयान से मुत्तफिक हैं कि हर शोबे हयात में मुसलमानों की नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐवान में मौजूद मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबर उद्दीन ओवैसी को मशवरा दिया कि वो वजीर तारक रामाराव और वजीर हरीश राव से मुलाकात करे, जो इस सिलसिले में तश्कील करदा सब कमेटी के मेंबर्स है। ये कमेटी तमाम तबकात के अफराद को हर शोबों में नुमाइंदगी देने के लिए कायम की गई है। टक्कर देने के बाद लॉरी ड्राइवर ने 3 किलोमीटर तक कार को लॉरी के साथ घसीटकर आगे ले गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लॉरी ने दहशत मचा दी है। मेरठ में तेज रफ्तार लॉरी ने कार को टक्कर मार दी और रुके बगैर 3 किलोमीटर तक कार को घसीटकर लेके आगे आ गई। इसी दौरान लॉरी चंद दूसरी गाड़ियों से भी टकरा गई। इस वाक़े के बाद लॉरी से भागने की कोशिश करने वाले ड्राइवर को मुकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि लॉरी ड्राइवर शराब के नशे में था। बताया जाता है कि हादसे के वक्त कार में 5 मुसाफिर सवार थे, ताहम ये मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि लॉरी दिल्ली से आ रही थी। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। इसी दौरान कुछ लोगों ने हादसे की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। को मोबाइल फ़ोन की लत से बचने की तलकीन। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर के इकबाल खान ने इतवार के रोज़ तलबा से कहा है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन या दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आदी होने से गुरेज करें, बल्कि इल्म हासिल करने और अपनी तालीम को बेहतर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करें। विजयवाड़ा में यूनाइटेड फोरम फॉर कुरानिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम 8वें सालाना कुरान हिफ्ज़ मुकाबले का इफ्तिताह करते हुए डॉक्टर अहमद खान ने नौजवानों के इल्म में इजाफे के बजाय इलेक्ट्रॉनिक आलात के आदी होने पर तशवीश का इजहार किया। जमात इस्लामी हिंद के रियासती सदर रफ़ीक अहमद ने अफसोस का इजहार किया कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत के बहाने सोशल मीडिया ब्राउज़र कर रहे हैं या अपने फ़ोन टैब पर गेम खेल रहे हैं। वो चाहता था कि वालिदैन अपने बच्चों को इलाही रास्ता दिखाएं और कुरान की तिलावत की तरगीब दें, जिससे इन्हें फ़ोन की लत पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। हिफ्ज़ कुरान के मुकाबले में पहला इनाम 20,000 रुपये नकद, यादगिरी और सर्टिफिकेट्स जी नौशा खैर, पी मोहम्मद रिहान और अब्दुल हाशिम रिहान के हिस्से में आए। शमखाद सरफा मोहम्मद, आयशा फिरदौस और ए हबीबुन्निसा ने 15,000 रुपये का दूसरा इनाम हासिल किया। 10,000 रुपये का तीसरा इनाम SM को मिला। अली SK, मलिहा तबस्सुम और हफ्सा। हिफ्ज़ कुरान के मुकाबले में तमाम शिरका को एक मेमोंटो, स्कूल बैग, स्टील की पानी की बोतल की और सर्टिफिकेट पेश किए गए। एक तरफा प्यार करने वाले नौजवान ने खुदकुशी कर ली। एक 26 साल के प्रवीण कुमार ने इतवार को यहाँ सरूनगर में अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने एक नोट बरामद किया जो मुबैना तौर पर प्रवीण के जरिए लिखा गया था और इसके मोबाइल फ़ोन पर एक सेल्फी वीडियो भी ली गई। पुलिस के मुताबिक खत और वीडियो में बताया गया है कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता था। जोड़ी एन में इसकी जूनियर थी। पिछले कुछ महीनों से वो इसे टाल रही थी और दूसरे लड़के से मिल रही थी। इसने वीडियो अपने दोस्तों और कुंबे के मेंबरों के साथ शेयर की, जो इसके कमरे में पहुंचे और इसे मुर्दा पाया। सरूनगर के सब इंस्पेक्टर पी माधो राव ने कहा है कि इनके अहल खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने कहा है कि मज़ीद तफ्तीश जारी है। रेवंत रेड्डी MLA के इन्हाफ का मामला PM के साथ उठाएंगे। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने इतवार के रोज़ जोर देकर कहा है कि अगर पार्टी के 12 MLAs के TRS में जाने के तहक़ीक़ात को BRS के 4 MLAs को शिकार के मुबैना कोशिश के तहक़ीक़ात के हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा के दौरान साथ जोड़ो नहीं किया गया तो वो इस मामले को वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाएंगे। भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिले के पिनप्पाका हल्के के असावपुरम में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने BJP के रियासती सदर बनी संजय कुमार और मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी को खत लिखकर जमहूरियत के तईं अपने अखलास का हमारे मुजाहरे करने का चैलेंज दिया। मरकज़ BRS में 12 MLAs के इन्हाफ के तहक़ीक़ात का मुतालबा करेगा। पास इस बात के काफ़ी सबूत है कि
इन एमएलए में से हर एक को इनके इनराफ से फ़ायदा हुआ। केसीआर और इनके ख़ानदान की बदनवान के बारे में अक्सर शिकायत करने वाले बीजेपी कायदीन को मरकज़ को ख़त भेजकर अपने इखलास का मुजाहरा करना चाहिए। बसूरत दीगर इन्हें एमएलए शिकार की जारी मामले में मुलव्विस देखा जाएगा। टीपीसीसी के सदर ने दावा किया कि पीनप्पा का एमएलए कारकानात सिर्फ इनके 12 एमएलए में से एक थे जिन्होंने बीआरएस से इनराफ किया था, बल्कि वो पोस्टगेट में बीआरएस के 4 एमएलए का भी हिस्सा थे। रेवंत रेड्डी ने हाल ही में डीजीपी अंजनी कुमार को खत लिखकर मुतालबा किया था कि जब फाइलें सीबीआई को सौंप दी जाएं तो दोनों केसेस को एक लोगों ने कांग्रेस के हक में वोट दिया, लेकिन एमएलए ने खुद को भेज दिया। यहाँ तक के साथ किया जाए पार्टी के दफ्तर पर जो पार्टी कारकुनों की मेहनत की कमाई से बनाया गया था पर भी कब्जा कर लिया गया। अब वक्त आ गया है कि वो हवाले करके अपनी दयानतदारी का मुजाहरा करे। कांग्रेस के दफ्तर रेवंत रेड्डी ने कांता राव के बारे में कहा, अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ఏ ఊర్లో అయితే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఉన్నాయో ఆ ఊర్లలో మేము ఓట్లు అడుగుతాం. నువ్వు ఏ ఊర్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చినావో గా ఊర్లో నేను ఓట్లు అడగాలి. ఈ సవాల్కు సిద్ధమా? పినపాక నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆ దొంగలకు సన్నాసులకు ఒకటే సవాలు విసిరండి. ఆనాడు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఏ గ్రామంలో ఉంటే ఆ గ్రామాల ఓట్లు కాంగ్రెస్ కు ఏపించుకుందాం. ఇవాళ ఈ సన్నాసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తే ఆ ఊర్లో టీఆర్ఎస్ దొంగల్ని ఓట్లు అడగమనుండ్రి. అప్పుడు టీఆర్ఎస్ కు డిపాజిట్లు కూడా రావు. ఈ సవాలు విసరండి. ఏడైతే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఉన్నాయో గానే మేము ఓట్లు అడుగుతాం. सीआर इटेला राजेंद्र की दोस्ती ने ऐवान को हैरान कर दिया। चीफ मिनिस्टर केशव राव ने इतवार के रोज असेंबली में बीजेपी एमएलए इटेला राजेंद्र के साथ गैर मामूली सतह पर हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इनसे बात करने की दरख्वास्त की। यहाँ तक कि स्पीकर ने इनका माइक्रोफोन काट दिया और बार बार इन्हें दोस्त और भाई कहा। इसने ख्यासारियों को जन्म दिया कि राजेंद्र 2 बार बीआरएस में शामिल हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राव जिन्होंने अराजी पर कब्जे के इल्जाम के बाद राजेंद्र से सेहत और ख़ानदानी बहबूद का कलमदान छीन लिया था, जिसकी वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी एमएलए की तरफ से की गई तमाम दरख्वास्तों को नोट किया और इन्हें फौरी तौर पर मुखातिब किया। सीएम ने अपनी 2 घंटे की तकरीर में राजेंद्र का नाम 18 बार लिया और इन्हें इनका भाई बताया, जिससे न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बल्कि बरसर इख्तिदार आरएस एमएलए को भी हैरत हुई। ताहम इस दोस्ती का राजेंद्र को असर नहीं हुआ। असेंबली के बाहर खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि वो बीआरएस में शामिल नहीं होंगे। हुजूराबाद के बीजेपी एमएलए ने कहा, वज़ीर आला ने हुकूमत अमली के साथ अपनी तकरीर में कई बार मेरा नाम इस्तेमाल किया ताकि मेरे सियासी मफादात को नुकसान पहुंचाया जा सके। అమెరికాలో ఎవరికన్నా పిల్లగానికో అమ్మాయికో గ్రీన్ కార్డు దొరికిందంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇక్కడ దావత్ చేసుకొని పార్టీ ఇస్తారు. అధ్యక్ష, యు నో మై సన్ గాట్ గ్రీన్ కార్డ్ ఇన్ అమెరికా, ప్లీజ్ కమ్ టు ద పార్టీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అని సాయంత్రం పిలిచి పార్టీలు ఇస్తాను. అంటే ఎక్కడున్నాం మనం? నిన్ననే ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ గారు నరసింహరావు గారు జిఆర్ రెడ్డి గారు మేమంతా కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే ఇప్పటికీ 20 లక్షల మంది అధ్యక్ష బీజేపీ అధికారం చేపట్టిన నాటి నుంచి నేటి వరకు 20 లక్షల మంది భారతీయులు మన ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ వదిలేసుకున్నారు. అధ్యక్ష, భారత పౌరసత్వాన్ని వదిలేసుకున్నారు. ఎందుకు పోతారా అధ్యక్ష? దేశం వదిలిపెట్టి ఉన్న ఊరిని కన్నవారిని వదిలిపెట్టి వాళ్ళని పోతారా? చక్కదనం ఉంటే ఎందుకు పోవాల్సి వస్తుంది? సిటిజన్షిప్ వదులుకునేటువంటి దౌర్భాగ్యమైంది. వేరే దేశంలో పౌరసత్వం దొరికితేడప్ప దావతులు చేసుకునే దౌర్భాగ్యమైంది. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఈ దేశం? భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. ఈ మధ్య నేను బయట ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా, తమరు కూడా చూసుంటారు పేపర్లలో. ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు పార్టీలు గెలుతానని నాయకులు గెలుతాను కానీ ప్రజలు ఓడిపోతారు అధ్యక్ష. అది దురదృష్టం, ఈ దేశం చేసుకునే దురదృష్టం. మోడీ గారు గెలిచినారు 2014లో. ఎందుకు గెలిచారు? కాంగ్రెస్ పనికి రాకుండా అయిపోయింది, ప్యారలైజ్ అయిపోయింది, మన్న అయిపోయింది. ఏదో ఆ మన్మోహన్ సింగ్ గారు పాపం మంచి వ్యక్తి అనేది బదనాం పెట్టి ఆయన పనిచేసుడు ఎక్కువ చేస్తాడు, ప్రచారం తక్కువ చేయలేను. డాండు ఆయన లొల్లి పెట్టినట్టు చాలా చేసిండు ఆయన పని. నేను చెప్తా ఆయన ఏం చేసిండు, మోడీ గారు ఏం చేసిండు నా దగ్గర లెక్క. నేను చెప్పలేదు, చాలామంది చెప్పిండ్రు. మోడీ గారి కన్నా బెహతరీన్ పనిచేసిండు ఆయన, కానీ ఆయన చెప్పుకోలే. చేయలేదని వీళ్ళు ఎక్కువ చేసి దేశాన్ని నమ్మించి మేమేందో చేస్తామని చెప్పారు. ఆ చరిత్ర నాది కాదు అధ్యక్ష. పూజా మెహ్రా అని చెప్పి ఒక వెరీ ఫేమస్ ఎకానమిస్ట్, షీజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ ఆల్సో.
ద లాస్ట్ డికేడ్ అని చెప్పి ఒక పుస్తకం రాసింది. యువ ఎమ్మెల్యేలు రాసుకొని తెప్పించుకొని చదువు చూడండి, పూర్తి వాస్తవాలు ఉన్నాయి దీనిలో. ద లాస్ట్ డికేడ్ అంటే 10 సంవత్సరాల నరేంద్ర మోడీ గారి, మన్మోహన్ సింగ్ గారి యొక్క పరిపాలన ఏం జరిగింది నేను కూడా చెప్తా. లెక్క పుస్తకం పెద్దవాడిని శాన్సప్ అవుతుంది కానీ దాని క్రోడీకరణ చెప్తాను. ఐ విల్ సబ్స్టాన్షియేట్ వాస్తవంగా ఏం. तुर्की और शाम में जलजले से मरने वालों की तादाद 34,000 तजावुज। तुर्की हफ्ते आने वाले शदीद जलजले ने तुर्की और शाम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। दोनों ममालिक में जलजले से हजारों इमारतें तबाह हो गई। इमदादी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी हैं। तुर्की में ताज़ा तौर पर एक बार फिर जलजला आया। इतवार को तुर्की के जनूबी शहर कहर अमरवाज इसमें 4.7 शिद्दत का जलजला आया। तुर्की और शाम में जलजले से हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 34,149 अफराद लखमा अचल बन चुके हैं। इनमें से 29,605 अफराद तुर्की और 4,574 अफराद शाम में हैं। जैसे जैसे इमारतों का मलबा हटाया जा रहा है, नाशें निकल रही हैं। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि 92,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम के सरबराह मार्टिन ग्रिफ़िथ ने कहा है कि ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर सकती है। Başıyla beraber. Aldın mı? Başıyla beraber. Allah Allah. Al açıl. Al şunları hemen. Battaniyesini al. Elden ele battaniyesini al. Hadi. दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।